ट्रांसफार्मर के बारे में जो है पढ़ना है। ट्रांसफार्मर एक ऐसी डिवाइस होती है जिसके द्वारा हम वोल्टेज को या तो कम कर सकते हैं या अधिक कर सकते हैं वोल्टेज को। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर में वोल्टेज घटता या बढ़ता रहता है, परिवर्तित होता रहता है और करंट भी परिवर्तित होती रहती है। लेकिन जब हम, जैसे मान लो जबलपुर में पावर हाउस है, वहां बिजली बनाई जाती है और जबलपुर से हमें बिजली को छिंदवाड़ा भेजना है। ठीक है, एक लॉन्ग डिस्टेंस है, जबलपुर से छिंदवाड़ा दूर है, तो वहां से हमें बिजली बना के छिंदवाड़ा भेजना है तारों के द्वारा, वायर के द्वारा। तो जब वो विद्युत धारा छिंदवाड़ा तक पहुंचेगी तो वहां पहुंचते पहुंचते एक लंबी दूरी तय करने के कारण उसका वोल्टेज कम हो जाएगा, है ना। तो हम क्या करते हैं, जबलपुर में विद्युत धारा वहां सप्लाई करने के पहले हम उसका वोल्टेज बढ़ा देते हैं। ठीक है, इतना ज्यादा वोल्टेज बढ़ा देते हैं कि छिंदवाड़ा तक पहुंचते पहुंचते उसका वोल्टेज कम भी हो जाए तो भी अपने काम का रहे, एकदम कम ना हो जाए। ठीक है ना। तो जहां बिजली बनती है वहां पे हम वोल्टेज को बढ़ाने की आवश्यकता होती है। 220 वोल्ट की जगह हम 2000 वोल्ट का विभवांतर करके और उसको छिंदवाड़ा भेज देते हैं, तो वहां पहुंचते पहुंचते वो कुछ कम हो जाएगा तो भी 1000 वोल्ट बचेगा, है ना। तो कभी कभी हमें वोल्टेज को बढ़ाने की आवश्यकता होती है, तो वोल्टेज को बढ़ाने वाला काम करता है ट्रांसफार्मर। उसके अलावा कभी कभी हमें वोल्टेज घटाने की भी आवश्यकता होती है। ये तो हमें कई जगह आवश्यकता होती है घटाने की। जैसे पहले एग्जाम्पल तो यही है, जबलपुर से यहाँ मान लो सागर में बिजली आई और यहाँ आते आते उसका वोल्टेज बचा 1000 वोल्ट। ठीक है, हमने उसको वहां बढ़ाया था, 2000 वोल्ट का बना के उसको भेज दिया था और यहाँ पे आके उसका वोल्टेज 1000 वोल्ट बचा। लेकिन हमें अपने घरों में कितना भेजना है, केवल 220 वोल्ट। तो हमें इसको और कम करके अपने घरों में भेजना होगा। तो पावर हाउस में वोल्टेज बढ़ाया जाता है और जब यहाँ आता है तो अपने शहर के पावर हाउस में, बिजली ऑफिस में हम उस वोल्टेज को कम करके घरों में सप्लाई करते हैं। ठीक, इसके अलावा हमारा जो मोबाइल है, मोबाइल 4 वोल्ट से चार्ज होता है। मोबाइल को चार्ज होने के लिए कितनी आवश्यकता होती है, केवल 4 वोल्ट। ठीक है, और बिजली के बोर्ड में कितना वोल्टेज आ रहा है, हर घर में 220 वोल्ट का वोल्टेज आता है। यदि हम मोबाइल को सीधा प्लग लगा लेंगे बोर्ड में तो बिजली के बोर्ड से मोबाइल को 220 वोल्ट मिलेगा और हमारा मोबाइल उससे हो सकता है डैमेज हो जाए, खराब हो जाए, क्योंकि उसको केवल 4 वोल्ट की आवश्यकता है। तो हम मोबाइल को चार्ज करने के लिए उसको सीधा बोर्ड में लगाते हैं, नहीं लगाते। हम बीच में क्या लगाते हैं, चार्जर लगाते हैं, है ना। एक चार्जर होता है, उस चार्जर को हम लीड के द्वारा मोबाइल से बिजली के बोर्ड से जोड़ते हैं। तो वो चार्जर वास्तव में क्या है, वो चार्जर वास्तव में एक ट्रांसफार्मर है। वो क्या करता है, वो उस 220 वोल्ट के वोल्टेज को कम करके 4 वोल्ट का बना के आपके फोन को देता है। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर बिजली ऑफिस में, पावर हाउस में वोल्टेज को बढ़ाने वाला काम भी कर सकता है और अपने घरों में वोल्टेज को कम करने वाला काम भी कर सकता है। ठीक है, जहां भी हमें कम वोल्टेज की आवश्यकता होती है, बोर्ड में 220 वोल्ट आ रहा है, हमें उतना नहीं चाहिए, हमें 10 वोल्ट चाहिए, तो उस डिवाइस को चलाने के पहले आपको उसमें एक ट्रांसफार्मर जोड़ना पड़ेगा जो उस 220 वोल्ट के वोल्टेज को कम करके आपकी डिवाइस को दे सके। तो ट्रांसफार्मर क्या करता है, ट्रांसफार्मर प्रत्यावर्ती विभवांतर को बढ़ाता भी है और आवश्यकता पड़ने पर उसे घटाता भी। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या हुई, ट्रांसफार्मर वह युक्ति है जो प्रत्यावर्ती विभवांतर को बढ़ाता है और घटाता है, मतलब आवश्यकता अनुसार उसे परिवर्तित करता है। फिर से, ट्रांसफार्मर वह युक्ति है जो प्रत्यावर्ती विभवांतर को घटाता है या बढ़ाता है, अर्थात आवश्यकता अनुसार परिवर्तित करता है। ये डेफिनेशन हमें एग्जाम में लिखनी होगी ट्रांसफार्मर। ठीक है, बढ़ाने वाला काम कहां पे करता है, पावर हाउस में, वहां पे हमें जब बिजली को भेजना पड़ता है वहां बढ़ाना पड़ता है। घटाने वाला काम कहां होता, अपने घरों में होता। मोबाइल को 4 वोल्ट की आवश्यकता है तो हमें बिजली के बोर्ड से केवल 4 वोल्ट चाहिए,
जबकि वहां 220 वोल्ट है। तो चार्जर जो है, जो आपका चार्जर होता है वो वास्तव में एक ट्रांसफार्मर होता है। वो 220 वोल्ट के वोल्टेज को 4 वोल्ट तक कम करता है, फिर आपके मोबाइल में सप्लाई करता है। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर वोल्टेज को बढ़ाता भी है और घटाता भी है। पहले अलग अलग प्रकार के ट्रांसफार्मर होते थे। एक ट्रांसफार्मर बढ़ाने वाला काम करता था केवल, और एक प्रकार का ट्रांसफार्मर घटाने वाला काम करता था। मतलब एक ट्रांसफार्मर वो है जो वोल्टेज को बढ़ाने वाला काम करता है, और एक ट्रांसफार्मर वो है जो वोल्टेज को घटाने वाला काम करता है। लेकिन अब मॉडर्न फिजिक्स में दोनों काम एक ही ट्रांसफार्मर से हो जाते हैं। वही ट्रांसफार्मर आवश्यकता अनुसार वोल्टेज बढ़ा भी सकता है और वोल्टेज घटा भी सकता है। ठीक है, लेकिन पहले ये दो प्रकार के होते थे। तो देखो, ट्रांसफार्मर, ट्रांसफॉर्म करने वाला, ट्रांसफॉर्म मतलब चेंज करने वाला। किसको चेंज करने वाला? वोल्टेज को। प्रत्यावर्ती विभवांतर को बढ़ाने वाला, और प्रत्यावर्ती विभवांतर को घटाने वाला। ये दोनों काम ट्रांसफार्मर करता है। तो पहले दो प्रकार के ट्रांसफार्मर होते थे। एक वो जो विभवांतर को बढ़ाता था, उसका नाम होता था ऊंचाई ट्रांसफार्मर, और एक वो जो विभवांतर घटाता था, उसका नाम होता था अपचाई ट्रांसफार्मर। ठीक है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर क्या है? जो प्रत्यावर्ती विभवांतर को बढ़ाता है, बस केवल बढ़ाता है। अपचाई ट्रांसफार्मर क्या है? जो प्रत्यावर्ती विभवांतर को केवल घटाता है। लेकिन अब दोनों काम एक ही ट्रांसफार्मर से होने लगे हैं। हमें इन दोनों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ऊंचाई ट्रांसफार्मर अलग से भी होता है, अपचाई ट्रांसफार्मर भी अलग से होता है। लेकिन अगर आप चाहो दोनों काम एक ही चीज, कैसे मान लो, जैसे पहले हीटर होता था। हीटर केवल वातावरण को गर्म करता था। ठीक है, कूलर केवल वातावरण को ठंडा करता था। कूलर ठंडा करने वाला, हीटर गर्म करने वाला। अब बन गए हैं एयर कंडीशनर, जो ठंडा भी कर सकते हैं एक ही डिवाइस, और गर्म भी कर सकते हैं। तो ये प्रगति है विज्ञान की। लेकिन हमें ये पता होना चाहिए अलग अलग डिवाइस भी होती है और एक ही डिवाइस दोनों काम भी कर सकती है। तो ये ट्रांसफार्मर है, वोल्टेज को बढ़ाने वाला ऊंचाई, वोल्टेज को घटाने वाला अपचाई। ठीक, अब ट्रांसफार्मर बनता कैसे है और काम कैसे करता है, इस पर जरा ध्यान दें। तो एक पिछले टॉपिक में आपने एक क्वेश्चन पढ़ा है, अन्योन्य प्रेरण। थोड़ा हम उसको पहले रिवाइज कर लें। अन्योन्य प्रेरण क्या है? अन्योन्य प्रेरण में एक कॉइल होती थी जिसके साथ हम प्रत्यावर्ती धारा का स्रोत जोड़ देते, और उसके साथ एक और कॉइल रखी होती थी जिसके साथ हम गैल्वेनोमीटर जोड़ते थे, ताकि हमें करंट की पोजीशन पता चले, करंट उसमें है या नहीं है। ठीक है, तो ये आपने पिछले टॉपिक में पढ़ा हुआ है, उसमें आप देखना यदि आपको याद नहीं आ रहा है तो। ये वाली कॉइल में करंट फ्लो हो रही है, उसमें हमने यहाँ पे सेल लगाया, क्योंकि उस समय डीसी के बारे में पढ़ रहे थे। एसी लगाओ तो एसी फ्लो होने लगेगी, तो इसमें करंट फ्लो हो रही है। ऑर्स्टेड ने कहा था कि जिस भी कंडक्टर में विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसके परितः एक चुंबकीय क्षेत्र निर्मित होता है। तो ये इसने अपने परितः एक चुंबकीय क्षेत्र बनाया। ये चुंबकीय क्षेत्र सेकेंडरी कॉइल पर से गुजरता है, इसलिए सेकेंडरी कॉइल मतलब द्वितीय कुंडली का फ्लक्स परिवर्तित होता है, जिससे इसमें भी विद्युत धारा प्रेरित हो जाती है, और ये धारा पे विक्षेप आता है, वो शो करता है कि यहाँ करंट फ्लो हो रही। ठीक है ना। तो जब प्राथमिक कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसका फ्लक्स द्वितीय कुंडली पर से गुजरता है, अतः द्वितीय कुंडली का फ्लक्स परिवर्तित होता है, और उसके कारण द्वितीय कुंडली में विद्युत धारा प्रेरित होती है। ठीक है, विद्युत धारा प्रेरित होती है, और हमने आपको बहुत पहले बताया था
कि जहां विद्युत धारा प्रेरित होगी उसके पहले वोल्टेज प्रेरित होगा। वोल्टेज पहले प्रेरित होता है, उसके बाद विद्युत धारा प्रेरित होती है। तो ये जो वोल्टेज है जो इस कुंडली में प्रेरित हुआ है, इसकी विद्युत धारा के कारण ये वाला वोल्टेज इसके वोल्टेज से कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। ठीक है, यहां मान लो ये कुंडली जो है, ये कुंडली में हमने करंट फ्लो कराई है वो 220 वोल्ट की है, तो उसके कारण इसमें जो विद्युत धारा प्रेरित हुई है हो सकता है कि वो 180 वोल्ट की हो सकता है कि वो 300 वोल्ट की हो, या हो सकता है कि वो भी उसी जैसी 220 वोल्ट की हो। तीनों कंडीशंस हम कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कर सकते हैं उसके द्वारा हम बनाते हैं ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ट्रांसफार्मर कार्य करता है अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर। ठीक है, हम एक कुंडली में करंट देंगे और दूसरी कुंडली से करंट लेंगे। समझ आया? इसको हम करंट देते हैं और इससे हम यहां से दो वायर निकाल लो, तो यहां से आप जो प्रेरित धारा बनी है वो हम अपने यूज में ले लेंगे। ठीक है, तो ये एक कुंडली को विद्युत धारा देते हैं मतलब यहां से हम विद्युत धारा को इनपुट करते हैं। कंप्यूटर की लैंग्वेज है, जिस चीज को हम किसी डिवाइस को देते हैं उसको बोलते हैं इनपुट, और जो चीज हम किसी डिवाइस से लेते हैं उसको हम बोलते हैं आउटपुट। तो एक कुंडली को हम करंट देंगे और दूसरी कुंडली से हम करंट लेंगे। ठीक है, और अपनी ऐसी व्यवस्थाएं बनाएंगे कि इसका वोल्टेज ज्यादा मिले या इसका वोल्टेज कम मिले। ज्यादा मिलेगा तो उच्चाई ट्रांसफार्मर हो जाएगा, कम मिलेगा तो अपचाई ट्रांसफार्मर हो जाएगा। ठीक, तो अभी हम केवल सिद्धांत देख रहे हैं। ट्रांसफार्मर की परिभाषा आपने समझ ली है। ट्रांसफार्मर वह युक्ति है जो प्रत्यावर्ती विभवांतर को या तो घटाता है या बढ़ाता है, अर्थात आवश्यकता अनुसार परिवर्तित करता है। दूसरी बात, ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं, एक जो वोल्टेज को बढ़ाता है मतलब उच्चाई ट्रांसफार्मर, एक वो जो वोल्टेज को घटाता है मतलब अपचाई ट्रांसफार्मर। इसके बाद सिद्धांत कौन सा है? तो ट्रांसफार्मर बनाने के लिए हम जो सिद्धांत यूज करते हैं उसका नाम है अन्योन्य प्रेरण। उसमें हम एक कुंडली को विद्युत धारा देते हैं मतलब इनपुट करते हैं, दूसरी कुंडली से विद्युत धारा लेते हैं मतलब आउटपुट करते हैं। तो हमें दो कुंडलियों की आवश्यकता पड़ती है ट्रांसफार्मर को बनाने के लिए। ठीक है, तो परिभाषा, प्रकार और सिद्धांत, ये पहले आप नोट कर लो, फिर हम आगे देखते हैं। अब हम ये देखते हैं कि ट्रांसफार्मर बनता कैसे है, किस प्रकार से इसको बनाया जाता है। तो ट्रांसफार्मर को बनाने के लिए हम लोहे की आयताकार पट्टी लेते हैं। जैसे आपके रजिस्टर का एक पेज होता है उस टाइप का हमने लोहे का एक पतला पेज ले लिया, पत्ती ले ली। ठीक है, और इस पत्ती पर हमने कागज को रखा, ये पत्ती, फिर एक कागज, फिर एक और पत्ती रखी ऊपर से लोहे की, फिर एक कागज रखा, फिर एक और पत्ती रखी, फिर एक कागज रखा, फिर एक और पत्ती रखी। ऐसे हमने इतना मोटा बना लिया, एक पत्ती कागज, एक पत्ती कागज, लोहे की पत्ती, फिर कागज, फिर पत्ती, फिर कागज, इतना मोटा बना लिया। ठीक है, ऐसे हमने एक के बाद एक पत्तियां बीच बीच में कागज डाल ताकि वो कांटेक्ट ना हो पाए उन दोनों का आपस में। तो दो पत्तियों के बीच में कागज लगाते हुए लगभग हमने इतना मोटा बना लिया। आवश्यक जितना भी हमें चाहिए पड़ेगा, छोटा बनाना है या बड़ा बनाना है ट्रांसफार्मर, उसके हिसाब से मोटा बना लिया। और इसका हमने ये बीच वाला इतना भाग, इतना हमने काट कर अलग कर दिया। ये इतना हमने काट के इसको हटा दिया, तो ये खिड़की जैसी बन जाएगी, है ना, एक फ्रेम बन जाएगा जो कि लगभग इतना मोटा होगा। देखो ये इसकी मोटाई ऐसे दिखेगी आपको बगल से, ये लगभग ऐसा कुछ आपको दिखेगा। ये पट्टियां आपको दिख रही है साइड से,
ये सब पत्तियां हैं जो हमने एक के बाद एक लगाई थी, ऐसा आपको ये दिखाई देगा, ऐसे दिखेगा, एक पत्ती, फिर उसके पीछे एक और पत्ती, फिर पीछे एक और पत्ती, फिर एक और पत्ती, ऐसी एक के पीछे एक कई पत्तियां लगी होंगी और उन पत्तियों के बीच में कागज लगे होंगे। उसका बीच वाला हमने भाग काट के अलग कर दिया तो वो एक फ्रेम जैसा बन जाएगा। ये हो गया ट्रांसफार्मर का बेस, ट्रांसफार्मर का आधार या ट्रांसफार्मर का क्रोड। ठीक है, इसको हम क्रोड बोलते हैं। तो ट्रांसफार्मर का क्रोड लोहे की अनेक पत्तियों से मिलकर बनता है। इन पत्तियों के बीच में कोई भी कुचालक पदार्थ जैसे कागज रख दिया जाता है और उसका मध्य भाग काट के अलग कर दिया जाता है। इसके बाद इसकी आमने सामने की भुजाओं पर हम दो कॉइल लपेट देते हैं। एक हमने ये कॉइल लपेटी और एक हमने ये कॉइल लपेटी। ये होती है प्राइमरी कॉइल और ये होती है सेकेंडरी कॉइल। इससे हम करंट देते हैं, इससे हम करंट लेते हैं। तो यहां हमें करंट देना है, इसलिए हम यहाँ पर एक प्रत्यावर्ती धारा का स्रोत जोड़ देते हैं और यहां से हमें करंट लेना है। तो यहां से हम ये दो वायर निकाल के जिस डिवाइस को आपको देना है उसको हम कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, इस प्रकार ट्रांसफार्मर बनाया जाता है। लोहे की अनेक पत्तियों को कागज रख रख कर आवश्यक मोटाई का बना लेते हैं, उसके मध्य भाग को काट के अलग कर देते हैं, उसके बाद उसकी सम्मुख भुजाओं पर कुंडलियां लपेट देते हैं। ठीक है, कुंडली अगर खुले में रखी होती, ये प्राइमरी कॉइल और ये सेकेंडरी कॉइल, ऐसी खुले में रखने में क्या दिक्कत होती? खुले में रखने में ये दिक्कत होती कि इसका जो चुंबकीय फ्लक्स बनेगा, करंट जाएगी तो क्या बनेगा? चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। तो वो चुंबकीय क्षेत्र कहीं भी फैल सकता था, यहाँ चारों तरफ हवाएं फैल जाता। हम चाहते हैं कि इसका चुंबकीय क्षेत्र पूरा कहीं ना फैले, इस कुंडली को मिले। ठीक है, क्योंकि हम उससे करंट लेना है। समझ रहे हैं आप बात को? तो यहाँ पे हम जो करंट देते हैं, हम चाहते हैं कि इसका चुंबकीय क्षेत्र बने और वो चुंबकीय क्षेत्र पूरा इसको मिले, यहाँ वहां यहाँ कहीं भी वो क्षेत्र ना फैले। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र को सबसे आसानी से किस चीज में गति करता है? चुंबकीय क्षेत्र अपन ने पढ़ा है, चुंबकशीलता। किसकी चुंबकशीलता ज्यादा होती है? नर्म लोहे की। याद है, नर्म लोहे की चुंबकशीलता ज्यादा होती है, इसका मतलब उसमें चुंबकीय क्षेत्र अच्छे से फ्लो होता है। तो हम इसको हवा में ना रखकर इसको हमने नर्म लोहे में रख दिया ऐसे। अब इसका चुंबकीय क्षेत्र यहाँ नहीं फैलेगा, बल्कि जो यहाँ से डायरेक्ट जाएगा वो तो ठीक है, जो यहाँ फैल रहा होगा वो भी इस लोहे में से होकर इसको मिल जाएगा। ये तो प्राथमिक कुंडली का चुंबकीय फ्लक्स कहीं फैल नहीं सकता, बल्कि वो उस लोहे में से होके पूरा का पूरा सेकेंडरी कॉइल को मिलेगा। ये समझ में आ गया? ये क्रोड बनाने का अर्थ क्या है कि इसका चुंबकीय क्षेत्र हवा में ना फैले, बल्कि लोहे में से होता हुआ सेकेंडरी कॉइल को मिल जाए। ठीक, दूसरी बात समझो, ये हमने ऐसी पत्तियां पत्तियां क्यों बनाई? ऐसा हम चाहते तो इतना मोटा एक टुकड़ा लोहे का ले सकते थे। एक टुकड़ा हमने लोहे का लिया, इसके बीच वाले भाग काट के अलग कर दिया, फ्रेम बन गया। इतनी मेहनत क्यों की? एक पत्ती, फिर एक कागज, फिर एक पत्ती, फिर एक कागज, फिर एक पत्ती, उसके बाद उसे काटा। इतना मोटा आप लोहे का पीस लेते और इसका मध्य भाग काटे तो फ्रेम बन जाता, मोटा बन जाता। ठीक है, तो देखो इसका एक कारण है, ये भी हम जानते हैं कि जब भी किसी चीज में चुंबकीय क्षेत्र होता है, देखो ये चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा और वो इस लोहे में से होके जाएगा इसके पास तक। और अपन ने पढ़ा है कि जहां पे चुंबकीय क्षेत्र होता है किसी भी आकृति के चालक में, उस भंवर धाराएं उत्पन्न होती हैं। अपन ने पिछले अध्याय में पढ़ा है कि जिस चालक में से होकर चुंबकीय क्षेत्र जाता है वहां भंवर धाराएं उत्पन्न होती हैं। भंवर धाराएं हाँ लाभदायक नहीं है, वो अपने लिए हानिकारक है। हम नहीं चाहते भंवर धाराएं उत्पन्न हो, क्योंकि उसके कारण चालक गर्म होता है और ऊर्जा का व्यय होता है। तो जब इसका चुंबकीय क्षेत्र ऐसे इसमें जाएगा तो ये लोहे के अंदर भंवर धाराएं उत्पन्न होंगी, उसके कारण अपनी ऊर्जा खर्च हो जाएगी।
तो वो भंवर धाराओं के मान को कम करने के लिए हम इसको पट्टियों से बनाते हैं। इसका कारण देखिए, ये इतना मोटा लोहे का पीस हमने लिया होता, ठीक है, तो इसमें भंवर धाराएं इस प्रकार की बनती। ठीक है, देखो ये हमने इतना मोटा लोहे का पीस लिया और इससे हमने फ्रेम बनाया, फिर हमने ऐसी पट्टियों से फ्रेम बनाया। तो इन दोनों फ्रेम्स में क्या अंतर होगा? दोनों एक समान मोटाई के हैं, लेकिन ये हमने लोहे लोहे का बनाया, ये हमने पट्टियों से बनाया। इसकी भंवर धाराएं जब जाएंगी तो ये ऐसी कंटिन्यूअसली फ्लो होगी, ये लगातार करंट फ्लो होगी। ठीक है, लेकिन जब इसकी विद्युत धाराएं जाएंगी तो देखो ऐसी फ्लो होगी। आपके पास पुस्तक है, इस पुस्तक को देखो, ये है ठोस लोहा, ये इसकी भंवर धारा बनी। ठीक है, इसमें भंवर धारा बनी एकदम सीधी बनी, कहीं कोई बीच में रुकावट नहीं है। ऐसा है कि हमने इसको बनाया होता, ये पट्टियों से मिलकर बना हुआ है, ये पूरा मोटा भाग है और ये पट्टियों से मिलकर बना हुआ है। यदि हम यहाँ पे अपने, आपके पास पेन है, आपके पास पुस्तक है, यहाँ पे एक लाइन खींचो पेन से, यहाँ समझ में नहीं आ रहा होगा आपको, लेकिन आप अपनी पुस्तक में यदि आप यहाँ पे एक पेन से लाइन खींचते हो तो वो लाइन कंटिन्यूअस नहीं होगी, वो लाइन ऐसे कटी कटी होगी। ठीक है, यदि आप इस तरफ एक लाइन खींचोगे पेन से ऐसी, तो वो लाइन कटी कटी होगी, और यदि आप यहाँ पे एक लाइन खींचोगे पेन से तो वो लाइन कंटिन्यूअस होगी, लगातार होगी। तो ये भंवर धारा ज्यादा हानिकारक है क्योंकि वो ज्यादा ऊर्जा खर्च करेगी। ये तो कटी फटी भंवर धाराएं बन रही, समझ आया? तो ये भंवर धाराएं कंटिन्यूअस ना बन पाए, हानिकारक है जो, वो कंटिन्यूअस ना बन पाए, इसलिए हम इसको पूरा मोटा नहीं बना सकते, हम इसको ऐसे पट्टियों से बनाते। तो फिर से क्या क्या समझ लिया हमने? ट्रांसफार्मर कैसे बनाया जाता है, किस प्रकार बनता है, उसके लिए हम लोहे की अनेक पट्टियों को कुचालक पदार्थ रखकर आवश्यक मोटाई का बना लेते हैं, उसके मध्य भाग को काट के अलग कर देते हैं। ठीक है, इस प्रकार ट्रांसफार्मर की क्रोड बन जाती है। ट्रांसफार्मर की क्रोड को पट्टियों से बनाने का कारण यह है कि उस भंवर धाराएं जो बनती हैं, भंवर धाराओं की जो हानिकारक क्षमता है वो कम हो सके। ठीक है, भंवर धाराओं के द्वारा होने वाली हानि को कम करने के लिए हम पट्टियों से क्रोड को बनाते हैं। अभी हमने आपको एग्जाम्पल दिया, सबके पास पुस्तक है, आप घर प्रयोग करके देखना, यहाँ पे एक लाइन खींचना तो वो लाइन कंटिन्यूअस होगी, यहाँ पे एक लाइन खींचोगे तो वो लाइन कटी कटी होगी। भंवर धाराएं जब यहाँ बनेगी पट्टियों में तो उनके बीच में गैप आ जाएगा। ठीक है, इसलिए वो उतनी हानिकारक नहीं रह जाएंगी। ठीक, तो हमें सब कुछ सोचना होता है, भंवर धारा बनना है सब कुछ। तो फिर से ये ट्रांसफार्मर क्रोड बन गया, ऐसा क्यों बनाया? अब आपको पता है, भंवर धाराओं को कम करने के लिए। उसकी आमने सामने की भुजाओं पर लपेट देते हैं तांबे की कुंडलियां। ये तांबे का एक तार लपेटा, ये इनपुट कॉइल बन गई, यहाँ पे तांबे का तार लपेटा तो ये आउटपुट कॉइल बन गई। ठीक है, तो ये ट्रांसफार्मर को बनाने का तरीका है कि एक लोहे का हम क्रोड बनाते हैं पट्टियों के द्वारा और उसकी आमने सामने वाली भुजाओं पर तांबे का तार लपेट देते हैं। खुले में कुंडलियां क्यों नहीं रख सकते? हमने आपको बताया अभी, खुले में कुंडली रखने से उसका चुंबकीय क्षेत्र हवा में फैल सकता है और हम नहीं चाहते कि हवा में फैले, हम चाहते हैं कि जो हम काम कर रहे हैं कि इसका पूरा चुंबकीय क्षेत्र इसको मिले, तभी तो वहां प्रेरित धारा अच्छी ज्यादा मात्रा की बनेगी। तो उसको हवा में फैलने से बचाने के लिए हम उसको एक फ्रेम पे लपेटते हैं, ताकि यदि हवा में फैलने का प्रयास भी करे तो लोहे में ही फैलेगी और लोहे में से होता हुआ तो उसको पूरा क्षेत्र इसको मिल जाएगा, सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, तो एक प्रश्न परीक्षा में 2 नंबर का बनता है कि ट्रांसफार्मर की क्रोड पट्टलित क्यों बनाई जाती है? पट्टलित, पट्टलित मींस पट्टियों के द्वारा क्यों बनाई जाती है? एक लोहे का मोटा पीस लेके उसे क्यों नहीं काटा जाता? 2 नंबर का होता है, तो हम बहुत शॉर्ट में इसका आंसर देंगे। क्या आंसर देंगे?
पटलित क्रोड बनाने से भंवर धाराओं का प्रभाव काफी मात्रा तक कम हो जाता है, ठीक है, जिससे भंवर धाराओं में कमी होती है और ऊर्जा का अपव्यय नहीं होता। भंवर धाराएं क्या करती हैं, पिछले टॉपिक में आपने पढ़ा चैप्टर में, भंवर धाराएं चालक को गर्म करती हैं, और गर्म करना मतलब ऊर्जा का व्यय होना, ऊर्जा खर्च होना। तो हम नहीं चाहते कि ये फालतू ऊर्जा अपनी खर्च हो, ठीक है। तो भंवर धाराओं के मान को कम करने के लिए हम ट्रांसफार्मर की क्रोड को पटलित बनाते हैं ताकि ऊर्जा का अपव्यय ना हो, ठीक। तो इसको अब इस तरह बनाना है, इस चित्र को। ये होता है ट्रांसफार्मर का बनाने का तरीका। अब इसमें एक छोटी सी बात और देख लो, ये प्राइमरी कॉइल यहां है, सेकेंडरी कॉइल यहां है, इसका चुंबकीय फ्लक्स यहां से निकल जाएगा, लेकिन जो चुंबकीय यहां से जाएगा चुंबकीय फ्लक्स हवा में से, वो तो कम हो सकता है ना, क्योंकि इनके बीच में तो हवा है, यहां से यहां पहुंचते पहुंचते चुंबकीय फ्लक्स थोड़ा बहुत तो कम होगा। तो हम ये भी नहीं चाहते कि इतना भी कम हो। तो अब जो वर्तमान में ट्रांसफार्मर बनते हैं वो ऐसे नहीं बनते। वो कैसे बनते हैं, देखो आप, ये पट्टियों से बना हुआ क्रोड, ये हम बना रहे हैं ठोसने के लिए, ठोस नहीं है, ये पट्टियों से मिलकर बना है वास्तव में, ठीक है, हम उसकी मेहनत नहीं कर रहे पूरी बना के। ये पट्टियों से बना हुआ क्रोड, और बीच में यहां पर एक पट्टी और लगा देते हैं ये, और इस पर हम लपेटते हैं प्राइमरी कॉइल, और इसी पर लपेटते हैं सेकेंडरी कॉइल। ये ऐसे अब वर्तमान में ट्रांसफार्मर बनने लगे हैं, उसी पट्टी पर बीच वाली पर प्राइमरी कॉइल, उसी पट्टी पर सेकेंडरी कॉइल। अब कहां से खर्च हो जाएगा, जितना फ्लक्स ये प्राइमरी कॉइल बनाएगी उसके ऊपर लगी हुई है सेकेंडरी कॉइल, ठीक है, तो उतना पूरा उस सेकेंडरी कॉइल को मिल जाएगा। समझ आया। और आपने अपने घरों में ये देखा भी होगा, इस छोटे रूप के ट्रांसफार्मर का नाम होता है एलोमीटर। हम अपनी भाषा में इसको एलोमीटर कहते हैं। अभी दिवाली का समय है, घर पर सफाई वगैरह हो रही होगी, कुछ पुराने मिलेंगे आपको, यदि मिलता है तो आप उसको देखना, उसको तोड़ोगे तो उसमें से ऐसी ऐसी पत्तियां निकलती हैं, ये ऐसी ई आकार की पत्तियां आपको मिलती हैं, यही तो है ये और ये नीचे वाला है चालक होता है, ये यहाँ पे हम लपेट देते हैं कॉइल, यहाँ लपेट देते हैं, इसको जोड़ देते हैं जाके, ये बन गया ट्रांसफार्मर। छोटी भाषा में कहें तो एलोमीटर, ठीक है। तो आखिरी फिर से एक बार, ट्रांसफार्मर कैसे बनता है, लोहे की अनेक पट्टियों को कुचालक पदार्थ रख रखकर आवश्यक मोटाई का बना लिया जाता है, इसे पटलित क्रोड कहते हैं। ऐसा करने से हवा धाराओं का मान कम हो जाता है, ऊर्जा का अपव्यय नहीं होता, ठीक। इसके पश्चात क्रोड की सम्मुख भुजाओं पर तांबे की कुंडलियों को लपेट दिया जाता है। वर्तमान में चुंबकीय फ्लक्स का व्यय ना हो, इसलिए एक ही पट्टी पर दोनों कुंडलियों को लपेटकर ट्रांसफार्मर बनाए जाते हैं। तो ये था उसका बनाने का तरीका।